अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क दुपट्टा, तसर सिल्क ड्रेस मटेरियल, सिगोड़ी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाए जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 26.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या 4,84,184 है, 14%। अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768। पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%। अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292, महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था और उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूं जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन, अपग्रेडेशन, शेड बनाने का काम, चाहे उनके अन्य चीज़ों का, उनके मार्केटिंग का, उनके डिजाइनिंग का, तो ऐसी स्थिति में महोदय मैं निवेदन करूंगा कि बुनकर आयोग के बदले सरकार को जब आपका जो भी सलाह होगा वो मानते रहेंगे। हम बुनकरों के लिए ही काम कर रहे हैं और बुनकरों के लिए काम अगर आप बिहार का देखेंगे, देश और बिहार में, तो मैं आपको बता रहा हूं 1,04,000 वीवर्स इम्प्रूव्ड लूम एसेसरीज हथकरघा संवर्धन सहायता की तरह दी गई, उसमें बिहार को भी 400 के करीब दी गई। और अगर आप देखेंगे 86,445 हैंडलूम वर्कर्स को स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी गई, तो 2,382 हैंडलूम वर्कर्स को बिहार में भी दी गई ट्रेनिंग। अगर आप देखेंगे 6,546 वर्कर को वर्क सेट दिया गया, तो बिहार में भी 265 वर्कर को वर्क सेट दिया गया।
14,717 वीवर्स को लाइटिंग यूनिट दिया गया। बिहार में भी 581 दिया गया। 2,443 मार्केटिंग इवेंट्स अभी तक किए गए, जिसमें बिहार का भी संख्या उसके अनुपात में रहा। तो हर तरह से हम करते रहे महोदय, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमती डी पुण्यदेश्वरी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have about 4.3 million weavers in our country who face various issues and challenges like accessibility to loan, upgradation of design, access to markets, and so on and so forth. So I would seek to know from the Honorable Minister whether his ministry would consider a technology-driven platform that will provide a one-stop solution to all the challenges that the weaver community faces. Alongside, I would also seek to know from the Honorable Minister how the proposed Rashtriya Bunkar Ayog would actually protect our traditional craftsmanship alongside enhancing the global competitiveness of our weavers. Thank you, sir. महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी से अछूत नहीं रह सकते और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया से compete नहीं कर पाते। आज आने वाले समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी की मांगें बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी हैंडलूम से कुछ नहीं हो सकता। तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जकार्ड दे रहे हैं, उनको डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करा रहे हैं। हम एक ई प्लेटफॉर्म रखा है। तो मुझे लगता है मार्केटिंग में भी हमने रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सारे चीज़ों की व्यवस्था हमने मार्केटिंग के साथ डिजाइनिंग में भी रखा है। हमने सारे प्लेटफॉर्म पर हम उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं। अभी भारत विजन नेक्स्ट बनाया है निफ्ट के साथ मिलकर के, जो हैंडलूम को भी हम उसमें जोड़ रहे हैं। हमारे 19 निफ्ट के इंस्टीट्यूशन हैं महोदय, उससे सारे जो हमारे 574 क्लस्टर हैं छोटे, उन क्लस्टरों में, मेगा क्लस्टरों में सबको जोड़ने का काम करते हैं। निफ्ट के बच्चे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बगैर ये सेक्टर अधूरा रहेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 CTR बालूजी। सर क्लब करना चाहिए सर इस क्वेश्चन। TR बालूजी। माननीय मंत्री जी। Yes, the answer is laid on the table of the House for both. माननीय मंत्री जी। Speaker sir, Manrega program is one of the flagship program of the UPA government. The poor man, Dr. Manmohan Singh, has brought this program to help the poorest of the poorer, especially the farm labor, when there is no farming activities are there. Sir, I want to point out some of the figures which the government has given, so that the rest of the nation could understand how the government has come for, is very reluctant to introduce and go ahead with this program. Sir, number of persons days in 2021 is 2389 crores days. 21-22 it is 363, it has reduced. 22-23 it is 248 crores persons days. Not only this, sir, the allocation made on 21-22 is 98,467 crores. The allocation made in 22-23 is 19,805, reduced. 23-24, 86,000 crores only. The same thing has been given in 24-25 also, 86,000. So allocation is being reduced year by year. A number of working days also reduced year by year.
in this case, how the government is going ahead with with these schemes, with these programs, is well known to the public as well as, and moreover, sir, some of the states like Madhya Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, they are not even extending the minimum wages. The minimum wages for farmers are even reduced to 110 rupees per day, and moreover 106 rupees in Uttarakhand, 110 rupees in Madhya Pradesh, 106 rupees in Uttarakhand. In this case, how will the government come forward to see that particular labor who is working hard in this program is given the proper justice to his labor? Is there any program to curb this activity, sir? क्या बालू जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, Yes. गुजरात, यहाँ पर आप पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हो क्या? I only point you. Thank you. Thank you. Sir, let me explain what has happened between 2006 and 2025 ever since the program was started. In 2006 and 7, when the UPA government has started, the budget allocation was 11,000 crores. And by the time you retired, it was 33,000 crores. After the NDA government came, the budget this year is 87,000 crores. One second, let me answer. Please let me answer. Let me answer. Sir, please let me answer. During COVID time, the government of India under Modi ji government, listen to me please, you asked the question, I answered. Let me answer. No, listen. No, I am coming. Please listen. During the COVID time, which is माननीय मंत्री जी, which is 20 माननीय मंत्री जी, प्लीज एड्रेस शेयर, नो एड्रेस शेयर. Sorry, sir. This is my first time. But during COVID time in 2021, the budget estimate was 61,000 crores. However, this budget estimate was happened during February and March. At the end of March, COVID happened, and the government of India has spent 1,10,000 crores. 50,000 crores more money than ever in the history of India within few months because of Modi ji's big heart and the government policies. Number two, listen to me. Number two, please listen. See, if you want to have an intellectual discussion, I'm happy to answer all of your questions. Have an intellectual discussion. Number two, ever since, every year the budget estimate is 70,000 crores, and the revised estimates and the released amounts were more than 98,000 crores. Please, 1 minute, please, बालू जी, आपको सुन. जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और पूरे तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वह गलत आंकड़े दे रहे हैं तो आप मुझे लिख के दें. अगर वह आंकड़े सही बता रहे हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करें, बीच में नहीं बोले, उनको पूरा जवाब देने दें. नो गलत. Okay, sir, let me continue. Compared to the budget estimates, revised estimates, that means the states ask for more money, are usually at least 10 to 20,000 more crores than any given year. Despite of that revised estimates, we release another 3 to 5,000 crores more money. So in a sense, we're releasing right now close to 90,000 crores. The reason it went down from 1,10,000 crores to 90,000 crores is because of the COVID anomaly. That cannot be considered as the consistent pattern.
if you look at any given year from 2006 to 2019 to 2024, every year there is at least 10 to 20,000 crores more budget allocated. Number two, the question you asked, the average wages. The wages at the time of UPA government was fixed at minimum wage of 100 rupees per day. Since the NDA government came, we adjusted the wages based on the CPI, Consumer Price Index for agricultural labor. Over the last 5 years, on an average, we increased 7% and a cumulatively 43% wage increase. The states like Karnataka and the Kerala, right now the average wage is 350 rupees, and this is a fact. So, the facts, what they said, the wages are going down 100 rupees or something, is factually incorrect because there is a formula for inflation adjustment. And the facts that they mentioned that the funding is going down is also incorrect. Thank you. Honorable Minister is very much correct. In 2021, the allegation made by this government is 61,500 crores. Finally, the fag end of this financial year, they have extended 1,11,500. It is correct. But what for it is? So actually, when the labor has to work from April onwards, the money supply is not there for the government of India. See, the state government will have a lot of burdens because of this money outflow from the central government. They are not extending the money. The fag end, they extend the money, and money could not be spent at the particular time. This is very bad, sir. See, what Minister says is very much incorrect, and the money has to go to see that particular program is a successful program. Sir, second supplementary, is it a fact that most of the states like Madhya Pradesh, Gujarat, Uttarakhand, etc. pay significantly lower wages than the notified minimum wages of 110 rupees, which are lower than minimum wages for agricultural labor, and central government will ensure that the Manrega labor get proper wages? Sir, two questions. One, they said we're not giving the money on time. No, sir, that's factually incorrect. The way this program works is a dynamic program. Every time the work is done, it's automatically FTOs would be generated. In any given day, the government of India will spend 230 crores directly getting deposited into the nodal accounts or agricultural laborer accounts. So far, we only have 700 crores that is pending, that is 2 days worth of money. So the money is continuously flowing at installments, number one. And number two, you said the wages were low in certain areas, which is again is not true. As I said earlier, the wages are adjusted based on the inflation, and an average is around between 250 to 350. And if you think that is insufficient, if you think that is insufficient, states can always add additional wage, and there are 3 states doing that. No. Shri Shashikant Senthil. शशिकांत सेंथिल, थैंक यू। इसको कितना उत्तर देना है आप मंत्री जी को गाइड नहीं कर सकते। शशिकांत सेंथिल। सर, थैंक यू स्पीकर सर। This program is a very good example of how blind the government is. In fact, the minister himself accepted the fact that in spite of the revised estimates every year, they keep reducing the budget. I wanted to know what is the reason. Because this is a demand-driven program. In spite of you budgeting 60,000 crores, people of this country are telling you every time that this is not the demand. And what is stopping the government from actually going with the revised estimate every year? Every year you reduce the budget back to 60,000. If at all your intention was not to scrap this program, why would you do this? This is a demand-driven program. I just wanted to add one more question. You have introduced all methods to stop this program. You have introduced an app
in which you have to, every farm laborer will have to go and register the attendance. Do you have an idea how many people are not able to register the attendance in that app? You have deleted cards left, right and center. Do you have an account of how many cards you have reduced? How many cards you have reduced? Why do you keep reducing the budget in spite of the people of this country telling you this program is important? Every year you have to increase the budget at the final, revise the budget more than 20-30 crores. Is the government so blind? Is the government so insensitive to the people of this country? Okay. Number one, you said the budget has been reduced. As I said earlier, the budget has not been reduced, and in fact, every year there is 10 to 20,000 crores more of budget is being allocated. Number one, you asked me, let me answer. You asked me, let me answer. You asked me, let me answer. Number two, why certain things happen, sir? In every year, the way the budget is done is it is a consultative process. Secretary of the RD and all the state secretaries sit together and they estimate this budget based on the previous year's work. And if you look at, there are some states that will do differently. For example, in 2022, a state of Uttar Pradesh with 20 crore population has asked for 10,000 crores. And a state of Tamil Nadu with a population of 7 crores has asked for 10,000 crores. And in the next year, 23-24, the state of Uttar Pradesh asked similarly, maybe a 500 crores more. Whereas Tamil Nadu asked for 2,500 crores more, which is 25% more. So, when these things happen, there will be anomalies. They will be corrected. But at the same time, despite them asking 2,500 crores, the government of India, Modi ji has given those 2,500 crores extra money, sir. Yes. So it is not true that we are not giving. Number two, you asked me job deletion cards. Job deletion cards is a function of the state government. Central government has no real job deletion. So the way job deletion will happen, if there are fake applicants, duplicate applicants, or if that village becomes urbanized, or if the person moves from one gram panchayat to another gram panchayat, that's when the job cards will be updated and deleted. And again, it is the responsibility of the state and it is not a center's responsibility. आप इतनी लंबी सूची है, 20 से ज्यादा है, आप इसलिए संक्षिप्त में पूछो, संक्षिप्त में मंत्री जी जवाब दें तो ठीक रहेगा। आपको अभी इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाएं। आपके नेता बालू जी बोल लिए हैं। कल्याण बनर्जी थोड़ी कानों को ठीक रखो। कल्याण बाबू, Thank you, sir. Sir, although in the answer at the last paragraph it has been said, there is no pending liability for the wages component under Mahatma Gandhi NREGS for the financial year 2023-2024. Sir, for 2022-23 and 2022-23-24, no, not a single amount has come from the central government so far West Bengal is concerned. I know, please, have your patience. I know, last 1 year we are hearing this, some illegalities, some irregularities are there, and we are saying, if there is illegalities and irregularities, you detect, you arrest, you don't do it. How can you discriminate state of West Bengal peoples? Does it not violate Article 14 of the Constitution? Next, sir, in this it has been said that an empowered committee under the chairpersonship of the secretary decides the projected labor budget in consultation with the state government. Why the West Bengal government has been left out? Why there is no consultation? If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. What is this? Yes, you don't have anything to do with it. This is not proper. Every time Bengal is being deprived of, I know that the cabinet minister will write, this is not the answer. Come up from the, but why
माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी आप बीच में नहीं। नो, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए, नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी, लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जैसे इस योजना को लाया गया और इसके पीछे भावना ये थी कि ग्रामीण स्तर पर विकास हो, तो सर जो सबसे बड़ा कोविड का संकट आया सर, तो कोविड के संकट के समय भी जहां तक मुझे याद है उस समय भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मनरेगा योजना में दिया, जो आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ था। और उसके बाद भी डिमांड ड्रिवन जितना बजट रखा गया उससे ज्यादा ही भारत सरकार ने जिस राज्य ने मांगा उसको दिया। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूं। लेकिन सर मेरा एक सवाल यहां पर है, सर पिछली पूर्व की सरकार जब यूपीए की सरकार थी, तो जो माननीय मंत्री जी उस समय लाए थे उनके अपने ही क्षेत्र में बहुत सारे घोटाले इसमें थे। इतना पैसे का साइफनेज होता था, बहुत पैसा ले लिया जाता था क्योंकि मस्ट्रॉल बनता था। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल सर ये है, क्या ये सच्चाई है कि जैसे पश्चिम बंगाल में घटा, पैसे का दुरुपयोग हुआ, पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र कर दिया गया, ये पश्चिम बंगाल वाले मॉडल कहीं अन्य राज्यों में तो नहीं चल रहे, तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और क्या मोदी सरकार आने के बाद जब बैंक खाते खुले और जियो टैगिंग की गई, आपके पास कोई राज्य का प्रमाण है तो यो पूछो ना आप। सर मैं सब राज्य सरकार का क्यों करते हो आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश में ही आता हूँ। हिमाचल में भी जो राशि दी गई, आपदा के समय में बहुत मदद की गई सर, मैं उसके लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ, जिसमें मनरेगा में सब कुछ दिया गया। सर मेरा सवाल सर बड़ा है कि एक राज्यों को लेकर नहीं है, क्या बैंक खाते खोलने से, जियो टैगिंग करने से, टेक्नोलॉजी लाने से जो त्रुटियां इसमें थी, जैसे पैसा निकाला जाता था, क्या उसमें काफी हद तक रोक लगी है? ऐसे कौन से और माध्यम ढूंढे गए अलग अलग सरकारों में या राज्यों में जहां आज भी इसमें से पैसा निकालकर पात्र को नहीं मिलता? जो अन्य लोक पंचायत के प्रधान है कुछ और है, वो भी इसको पैसा खाने का काम करते हैं, और उसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार क्या करने वाली? माननीय मंत्री जी। See, sir, we have implemented several schemes to stop the corruption. And when the worker goes to the site,
there will be 2 timestamp geotag pictures will be taken. And then we have Janman app where users can report all the irregularities. But whether it is West Bengal or any other state, they must take this responsibility, because implementation and monitoring is the responsibility of the state. And the funds that we were given is to help the unskilled people, which is a fallback mechanism. When they don't have any employment, this is their lifeline. And this money should not be used for corruption charges or subverting, like there are programs that they were supposed to do, but they are implementing contractor based, or if there are big projects that cannot be split, because when you have big projects with the material use, you will be giving proper tendering process. But when the big work is split into small blocks, you can nominate. So in West Bengal, some of these things are happening. So because of all these things, what we asked is, look at all the people who have been committing these issues and tell us what actions have you taken on these. They did give some report and we are reviewing that report. And we will come back to that, sir. Thank you. M. Srinivasal Reddy. Thank you very much, sir, for giving some time. I will not take much of your time, sir, but before I start my supplementary, sir, I would like to just request you, sir, the respect for the MPs, sir, senior MPs. Earlier, I was there in the 3rd row, so now I come to 6th row, sir. Please try to, because only few 5th term, 6th term, 7th term MPs are here, sir, also. Please try to, please, madam, please, sir, I'll come to the question, please, I'm coming to the question, sir. प्लीज बैठिए. कोई भी माननीय सदस्य संसद की कार्य व्यवस्था पर कभी भी सदन में सवाल नहीं उठाए. आपको कोई परेशानी है, कोई आपत्ति, तो आप चेंबर में मिले, संसदीय कार्यालय में लिखे. ये सभी माननीय सांसदों को मैं आग्रह करता हूं कि ये परंपरा, परिपाटी और नियम प्रक्रिया भी रही है. Thank you very much, sir, for giving some time. Sir, regarding this, answers given by our Honorable Minister is very, very proper. Regarding only Andhra Pradesh, some pending liabilities are there, sir. Even though he is also from Andhra Pradesh, Honorable Minister, I would like to request him also when all those things will be cleared also, sir. Thank you. Said, there are not that many pending liabilities.